नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं रविकांत, मेरे साथ देवर्षि सर। स्वागत करते हैं आप सभी का विरासत एकेडमी पर। दोस्तों अगर आपका भी सपना है कि टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीकॉम करें तो आप सही जगह पर हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे DU, BHU, JNU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इत्यादि से अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपकी हमारी सभी टीमें आपके सपने को साकार कराने में मदद करेंगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम लोग आपके लिए कुछ खास लाए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग फास्ट ट्रैक बैच में क्या क्या बातें आपके लिए प्रेजेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं फास्ट ट्रैक CUT बैच के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग कंप्लीट कोर्स कवरेज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको विरासत एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट है MCQ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, यानी हर चैप्टर के बाद आपको कंप्लीट MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके अलावा हम लोग PYQ को भी डिस्कस करने वाले हैं। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी डिफरेंट जो पेपर्स हमारे हुए हैं पिछले कुछ सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो खास बात है हमारे बैच का, हम लोग इसको 40 दिन में पूरा बैच को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी चीजें हमारे देवर्षि सर डिस्कस करवाने वाले हैं। आइए सर। नमस्कार बच्चों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रविकांत सर ने आप लोगों को काफी चीजें बता दी कि हम लोग क्या बैच लेके आ रहे हैं, क्या हमारा की फीचर्स है, क्या हम लोग अलग कर रहे हैं बाकी कोचिंगों से, बाकी और इंस्टीट्यूशन से। कि सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है इसके लिए। बस आपको क्या करना है, विरासत एकेडमी का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे हर जगह आपको लाइक सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आप लगातार बेल आइकन आप दबाएंगे तो लगातार आपको जब भी अपडेट जाएगा चैनल का तो आपको वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अब मैं आपको और चीजें बताऊं कि ये CUET एग्जाम होता क्या है। CUET इसका नाम है, CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये इसमें क्या होती है, इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स को एंट्रेंस कराने के लिए, ठीक है। जैसे कि टॉप यूनिवर्सिटी सर ने आपको बताया, BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप लोग इसके ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो, यहाँ के UG कोर्सेज में, PG कोर्सेज में, ठीक है। तो आप लोग इसे हम लोग आपको सिर्फ CUET UG BCom बेसिकली कॉमर्स का चीजें डिस्कस करेंगे। जो कॉमर्स की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे DU हो गए, BHU हो गए, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, जैसे कि फरवरी में आपके फरवरी लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ एग्जाम कब होने वाला है, किस मोड में होगा। कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार एग्जाम से किस में होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। और जो हमारे एग्जाम है ये अप्रैल लास्ट या मई मिड तक आपकी UG के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे और जून लास्ट तक आपको इसके रिजल्ट आउट हो जाएंगे। आप रिजल्ट देख के फिर आपको अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी जैसे आपके मार्क्स होंगे उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप अच्छी से मेहनत करेंगे, ठीक है। बाकी का आगे का जो भी चीज है, विरासत एकेडमी की टीम आपको जब जब नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्जाम का फॉर्म लास्ट डेट कब है, क्या चीजें कैसे फॉर्म भरना है, सब चीजें आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। बाकी आगे ये सब चीजें तो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। बाकी सिलेबस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें आपको रविकांत सर बताएंगे। आगे अकाउंटेंसी का सिलेबस को डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। मैं बुला देता हूँ उनको। थैंक यू सर। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कितने लेक्चर्स में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको दोस्तों हम लोग ये सभी टॉपिक्स को हम लोग 12 से 15 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं।
तो सबसे पहले इसमें आता है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग 2-3 वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 2 से 3 वीडियोस में ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 3 वीडियोस में ये कंप्लीट होने वाले हैं। उसके अलावा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये भी आपका 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप खत्म होती ही हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसको दोस्तों हम लोग 12 से 15 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैपिटल। तो ये चैप्टर्स थोड़ा से लंबे हैं, तो इसको 4 से 5 वीडियोस लगेंगे हमको कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम लोग दोस्तों 1 से 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इज फाइनेंशियल पोजीशन, इसको हम लोग 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। और नेक्स्ट है लास्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स, इसको भी इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो इसको भी हम लोग 3 से 4 क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सभी चैप्टर्स के बाद हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, यानी सभी चैप्टर्स के बाद एक वीडियो हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड होने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसमें देखेंगे इसके मीनिंग और एग्जांपल्स, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, उसके मीनिंग क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होते हैं, और इसमें प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि सिमिलर होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होता है ये। और इसमें बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगा, तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करने वाले हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ेंगे उसके नेचर्स के बारे में, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है उसके बारे में। उसके अलावा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें हम लोग फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और जो प्रॉफिट का डिवीजन होता है पार्टनर्स के बीच में वो कैसे होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग देखेंगे कि जो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं, उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उसके बाद हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गुडविल। इससे हमेशा 1-2 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके नेचर्स, फैक्टर अफेक्टिंग और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ये मेथड्स होते हैं गुडविल के, मल्टीप्लायर और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सभी क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं गुडविल के। उसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग देखने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी जब पार्टनर एडमिशन लेता है तो उससे फर्म में क्या क्या अफेक्ट होते हैं। चेंजेस इन पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल यानी गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उसके अलावा जब पार्टनर का एडमिशन होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों का इसमें रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये पार्टनरशिप में हम लोगों का ये सिमिलर होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह। इसमें क्या होता है कि पार्टनर का या डेथ हो जाता है या फिर रिटायरमेंट ले लेता है, तो इसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग के जगह हम लोग गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी क्या होता है, चेंजेस इन पीएसआर होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जब पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उसके समय हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उसके अलावा सेम हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज करेंगे। उसके अलावा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगी उसको भी हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्टनरशिप का हम लोगों का लास्ट होता है यूनिट 4, जिससे हम लोग डिस्कस करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मीनिंग और इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी हमारा पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रहा होता है तो उसके केस में क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, यानी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और रिलेटेड अकाउंट्स, सेल टू कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर अगर इन केस होता है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सब
अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे। उसके अलावा हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कंपनी अकाउंट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमारा पार्ट बी होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैपिटल। इसमें हम लोग बात करेंगे शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, नेचर्स और टाइप्स। उसके अलावा शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, प्रीमियम। प्रीमियम से क्वेश्चन हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कॉल्स इन एरियर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा फॉर फीचर ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं, या फिर जनरल एंट्री के फॉर्म में, या फिर पूछ लेता है कि फॉर फीचर का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ शेयर्स नॉन पेमेंट बाय शेयर होल्डर। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट री इशू ऑफ, यानी जब शेयर फॉरफिट हो जाता है तो उसको री इशू किया जाता है, तो उसके केस में क्या ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट, तो उसको जो शेड्यूल होता है उसका फॉर्मेट होता है, उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो उसमें मेजर हेड्स होते हैं उसमें कुछ सब हेड्स भी होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, जब हम लोग पार पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे, उसके अलावा डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें हम लोग डिबेंचर्स को अदर देन कैश, यानी कैश पे ना इशू करके हम लोग एसेट वगैरह इशू कर देते हैं, परचेज कर देते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स का रीपेमेंट कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स। आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और सिंकिंग फंड, जो कि बनाया जाता है रीपेमेंट के लिए। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे दोस्तों हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी विथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विथ मेजर हेडिंग्स, यानी कभी कभी पूछ लेता है कि सब हेड्स या मेजर हेड्स में कौन से आइटम्स आते हैं, 4 ऑप्शन दे करके उसमें पूछ लेता है। उसके अलावा फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, पर्पस क्या होते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें हम लोग 2 देखते हैं, एक कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग रेशियो से, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज से मिलते हैं क्वेश्चन, लाइक करंट रेशियो हो गया हम लोगों का, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, सॉल्वेंसी में हम लोगों का डेब्ट टू इक्विटी हो गया, टोटल एसेट टू डेब्ट हो गया, प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया। और एक्टिविटी रेशियो की बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्ट टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। और फाइनली हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को डिस्कस करते हैं। उसमें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है। डिफरेंट जो एक्टिविटीज है, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन हो गया, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। उसके अलावा डिविडेंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं, लाइक डिविडेंड हो गया, टैक्स हो गया, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, यानी जो 3 डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये नया टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये पिछले कुछ सालों से जोड़ा गया है। इसमें क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें हम लोग इसका फीचर्स देखेंगे और स्ट्रक्चर्स देखेंगे। और यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का क्या क्या यूजेज होते हैं, इसका स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं इंस्टॉलेशन में, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट अकाउंट्स, कोडिफिकेशन क्या होता है, हायरार्की एंड ऑफ अकाउंट हेड्स,
उसके अलावा डाटा एंट्रीज में हम लोग देखते हैं डाटा वैलिडेशन एंड डाटा वेरिफिकेशन। उसके अलावा हम लोग इसमें देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ CAS, सिक्योरिटी फीचर्स, और स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द इंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उसको भी ध्यान रखना है यूजिंग अकाउंटिंग पैकेजेस। अब बात करते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी अकाउंटिंग में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या यूजेस होते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ DB में MS, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इसमें टेबल्स क्या होता है, क्वेरीज क्या होता है, फॉर्म्स क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होता है। उसके अलावा हम लोग डाटा को क्रिएट कैसे करते हैं अकाउंटिंग के टर्म में। उसके अलावा यूजिंग क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स, जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके एप्लीकेशंस, और कस्टमर प्रोफाइल, सप्लायर का प्रोफाइल, पेरोल और एम्प्लॉइज प्रोफाइल्स, और पेटी कैश रजिस्टर्स। तो इसको हम लोग यूनिट 3 में देखने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग यूनिट 4 में बात करेंगे अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो कि आप लोग जानते होंगे, इसके पहले भी आपने स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। उसके अलावा हम लोग डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स देखेंगे, रोल का रिपेमेंट कैसे होता है, और पे रोल अकाउंटिंग क्या होता है, और डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। तो इससे नॉर्मली हम लोग डिफरेंट MCQs देखने को मिलते हैं, जो कि हम लोग अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम के पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि आपके CUT एग्जाम में अकाउंटेंसी का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब 50 होंगे दोस्तों, और आपको अटेम्प्ट भी 50 करने होंगे, जो कि पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 पूछे जाते थे, यानी 60 क्वेश्चन में आपको 50 करने होते थे। अब क्या कर दिया गया है कि आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, यानी आ रहा हो तब। निगेटिव मार्किंग भी है, आपको इसको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो MCQ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और टाइम की बात करें तो 1 घंटे आपको दिए जाएंगे, यानी 60 मिनट मिलने वाले हैं। और मार्किंग स्कीम की बात करें तो सभी करेक्ट आंसर पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोग इनकरेक्ट करते हैं तो पेनाल्टी के तौर पर -1 नंबर आपके डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि CUT में चैप्टर वाइज वेटेज, यानी जो हमने PYQ एनालिसिस किया है, तो उसमें हमने देखा कि जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं वहां से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से 10 से 12 क्वेश्चंस हमको देखने को मिले। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पार्ट B है, वहां से भी 7 से 8 क्वेश्चंस हमको देखने को मिले। उसके अलावा बात करें अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैपिटल, यहां से भी 6 से 7 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले। उसके अलावा NPO की बात करें, यहां से भी 5-6 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यहां से भी हमको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पार्टनरशिप फॉर्म, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज हमारा पार्टनरशिप का रहने वाला है, यानी 10 से 12 क्वेश्चंस अकेले यहां से पूछे जाने वाले हैं। तो इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी PYQs और MCQs हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों देवाशीष सर आपको बिजनेस स्टडीज का डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा ये अकाउंटेंसी के बारे में पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सारे सिलेबस को कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो आपके जो रविकांत सर है वो आपको अकाउंटेंसी की रेगुलर अपडेट देते रहेंगे कि अकाउंटेंसी में क्या चीजें आई, नया क्या आ रहा है, क्या स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, सब चीजें आपको बताते रहेंगे। अब मैं आपको बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा वेटेज है, PYQs में
क्या क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अभी तक आप क्लास 12 की स्टडी के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कैसे आएंगे, उससे हट के है, ऐसा है, क्या है, सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक है उससे कितने लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो चैप्टर्स हैं हमारे, तो कितने लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोग एक वीडियो जितने भी वीडियोस है, नंबर ऑफ वीडियोस को लिमिटेड टाइम में फटाफट देखो और आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। और एमसीक्यू सबसे पहले क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इससे कितना लेक्चर दिया बच्चों, 2 और 3, 2 से 3, मतलब कि आपको हम लोग पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके सिलेबस, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, और जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा उस चैप्टर का, उससे एटलीस्ट 50-60 उस चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज कराएंगे, ताकि आपको वो चैप्टर रिवीजन भी हो जाए और आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन करने की आदत भी हो जाए। अगला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इससे भी 2 और 3 लेक्चर। ठीक है, कि दो लेक्चर में आपको पूरे प्रिंसिपल्स में आपके 2 होंगे, जैसे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, फ्यूल के प्रिंसिपल, वो 2 लेक्चर में कवर होंगे। आखिरी के लेक्चर में आपका पीवाईक्यू और एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये छोटा चैप्टर है, तो ये 1 से 2 लेक्चर लगेगा। प्लानिंग थोड़ा सा 2 और 3 बड़ा चैप्टर है, 2 और 3। ऑर्गेनाइजिंग आपका बड़ा चैप्टर है, तो 2 और 3 लेक्चर लगेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में 1 से 2 लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। स्टाफिंग में बड़ा है, 3 से 4 लेक्चर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ स्टाफिंग हो गया, टाइप्स ऑफ स्टाफिंग मतलब सॉरी स्टाफिंग का प्रोसेस हो गया, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो गया, कितने टाइप के रिक्रूटमेंट होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें, डायरेक्टिंग भी बड़ा चैप्टर आपको, इसमें सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ 3 से 4 लेक्चर इसमें भी। कंट्रोलिंग 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। बिजनेस फाइनेंस आपको 2 से 3, फाइनेंशियल मार्केट 2 से 3, और मार्केटिंग के 3 से 4। ये सब जो बड़े चैप्टर्स हैं, आपको बेसिकली उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वो उसका वेटेज भी ज्यादा है और उसमें कॉन्सेप्ट भी आपके ज्यादा है। और लास्ट चैप्टर जो छोटा सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसको 1 से 2 लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी चैप्टर 12-13 चैप्टर, वो हम लोग एटलीस्ट ये ट्राई करेंगे कि 1 महीने के अंदर 30 से 35 दिन के अंदर आपके सारे वीडियो लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, बोनस टाइम है, उसमें हम लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और हर चीजें आपको टाइम वाइज आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि टाइमली आपको और तेज 40 दिन में आपको, और लास्ट टाइम में आपको लास्ट 10 डेज में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, उसका भी हम लोग आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोग आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आपको सर ने बताया कि अकाउंटेंसी का क्या है, उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज का भी पैटर्न है, कोई अंतर नहीं है। ये गलती हो गई है, यहाँ पे 60 मिनट यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, डिटेल क्या है कि 50 क्वेश्चन इसके भी आएंगे, 50 से 50 अटेम्प्ट करने होंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेगा, एग्जाम आपका सीबीटी मोड में रहेगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम आपकी +5, सही आंसर करने पे आपको 5 सही नंबर प्रदान किए जाएंगे, और गलत करने पे -1 आपको काट दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये नया स्कीम आया है सीयूटी 2025 के लिए। ठीक है, तो अगला क्या है, अब हम लोग सिलेबस भी देखेंगे, डिटेल्ड सिलेबस, बिजनेस स्टडी का डिटेल्ड सिलेबस। ये ज्यादा कुछ नहीं, जो आप लोग क्लास 12 में अच्छे से अगर पढ़ के आए हैं, वो तो चीजें वही हैं, बस आप वहां पे आपका वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो इसमें आपको ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आपको टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगी, तो भी आप ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो वहां पे रट्टाफिकेशन चलता है, बट यहाँ पे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी होगी। सिलेबस वही है पूरा, बस उस सिलेबस को कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे अप्रोचेस बताए जाएंगे आपको। ठीक है, पहला क्या है, यूनिट ऑफ सिग्निफिकेंस है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, पहला क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट की बेसिक मीनिंग बताया जाएगा। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताया जाएगा, फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया जाएगा। ठीक है, लेवल्स में टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन क्या है, और कोऑर्डिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको 2 चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी होगी, एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल और डब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये चीज बताया जाएगा। और बेसिक प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होती है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है और आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग और इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस क्या होते हैं, कहां-कहां पे इसके यूजेस हैं,
ठीक है, क्या किस किस फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, वो सब चीजें हैं। ठीक है, जैसे डायमेंशंस में आपकी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल हो गया, इसको फिजिकल भी कहते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अगला क्या है यूनिट प्लानिंग। प्लानिंग में आपको हर चीज उसकी मीनिंग, फीचर्स, ठीक है, प्लानिंग का प्रोसेस, कोई भी चीज का आपको प्रोसेस अच्छे से सीक्वेंस याद होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। आपको क्वेश्चन में ऊपर नीचे करके दे देगा और आपको उस नहीं करना होगा, तो आपको प्लानिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्लान्स, आपको दो तरीके के प्लान्स होते हैं, स्टैंडिंग और क्या कहते हैं सिंगल यूज प्लान, तो कौन सा किसके अंडर आता है, ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी। तो ये आपके सिलेबस में क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान में कौन कौन सा है, सब चीजें दिया, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट, प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्या, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स, स्ट्रक्चर क्या है उसका, कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल और डिविजनल। ठीक है, अगला क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग में स्टाफिंग की मीनिंग क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंस क्या है, स्टेप्स क्या है स्टाफिंग का, रिक्रूटमेंट की मीनिंग क्या है, उसका सोर्सेज क्या है, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन की मीनिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, अगला क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद लास्ट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसकी मीनिंग, नीड्स, मेथड्स ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये सब मेथड्स के बारे में आपको पढ़ना है। डायरेक्टिंग में क्या है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल, एलिमेंट क्या है, सुपरविजन है, उसके बाद लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, ये सब चीजें हैं। ठीक, ये तीन चार एलिमेंट्स है, और इसमें कुछ थ्योरीज आती हैं आपको, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज। कम से कम आपके बिजनेस के जो क्लास 12 के सिलेबस में सिर्फ मैथ्स के बारे में बताया गया है, बट आपको जब एग्जाम में जाओगे तो कई ढेर सारी थ्योरीज पूछ लेता है कि एक्स एंड वाई थ्योरी क्या है, हर्जबर्ग की थ्योरी क्या है, ये सब चीजें आपको इसमें नोट्स में प्रोवाइड की जाएगी, समझाया जाएगा। ठीक है, और अगला क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या होती है, रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक्स है। ठीक है, ये सब चीजें, और लास्ट में ये कंट्रोलिंग हो गया। अगला क्या है, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस एक अलग यूनिट है, यहाँ से आपकी पार्ट बी स्टार्ट हो जाती है, जो आप लोग एनसीईआरटी में पार्ट बी पढ़ते हो। फाइनेंस की मीनिंग क्या है, कैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, फिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक, ये सब चीजें इसमें चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, उसकी मीनिंग क्या होता है, क्या उसके फीचर्स हैं, ये सब पढ़ना है। सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, अगला क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि ये अलग से जैसे कि आपने पीछे पढ़ देखा होगा कि फाइनेंस, ये आप आगे पढ़ते जाओगे तो ये चीजें आपको अभी यहाँ एक एक चैप्टर में है, इन सब की एक एक बुक होगी, और फिर एक एक बुक के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सब काफी ब्रॉडर टर्म्स है। ठीक है, आपको एक चैप्टर में छोटा सा ओवरव्यू लेना है सिर्फ, बट ये आगे बहुत ब्रॉडर टर्म्स में रहेंगे। अगला क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है, मीनिंग, फंक्शन, रोल, कितने टाइप्स के मार्केटिंग मिक्स हैं, इसके 4 पीस आपको पढ़ने होंगे। 4 पी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब के बारे में पढ़ना होगा, क्या फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंडर आती हैं। अगला क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कि एक आपके ग्राहक के आपके क्या क्या राइट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बायर, क्या एक्ट के बारे में, क्या रूल्स उसके बारे में लिखी गई हैं, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ना है। कंज्यूमर की राइट्स क्या है, क्या किस लिए यूज होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें पढ़ना है। अगला क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, फंक्शन, क्या कैरेक्टरिस्टिक और एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, किस लिए यूज होता है, क्या उसका प्रोसेस है, ये सब चीजें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, अब आपको मैं लास्ट में बता देता हूँ, जो 2024 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग एनालिसिस किए, तो उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए वो हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, कि ताकि आपको कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है ये आपको पता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आप उसके बारे में आपने पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस करो और पीवाईक्यू को सॉल्व करना। कोई भी एग्जाम
कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कोई भी क्या कहते हैं सीयूईटी का हो गया, एसएससी हो जाए, नेट जेआरएफ, कुछ भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका पीवाईक्यू का एनालिसिस करना। तो हमने 2024 का जो पेपर था उसका एनालिसिस किया, तो हमारा पहला यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उससे 7 क्वेश्चन आए। ठीक है, ये आपका गिवन है ग्राफ के फॉर्म में, तो देख उसी से आप देख रहे हैं 7 क्वेश्चन थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन थे, बिजनेस इन्वायरमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन थे, प्लानिंग से 2 क्वेश्चन थे, ऑर्गेनाइजिंग से 5-6 क्वेश्चन थे, स्टाफिंग से 5 से 6 क्वेश्चन, डायरेक्टिंग से 5 से 6 क्वेश्चन, कंट्रोलिंग से 1-2 क्वेश्चन थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से 1-2 क्वेश्चन, मार्केट से आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे, मार्केटिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे, कंज्यूमर प्रोडक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से 1 से 2। तो आपको ये चीज देख के एनालिसिस कर ली होगी कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कहां पे आपको ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, जैसे कि पहला नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, इन सब चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज्यादा आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर बहुत बड़ा टॉपिक ज्यादा टाइम वेस्ट करके वेस्ट करके एनर्जी वेस्ट करके आ रहे हो, उससे क्वेश्चन 1 और 2 आ रहे हैं, बट आपने कोई उसके चक्कर में कोई छोटा चैप्टर छोड़ दिया जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, तो आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे हो गए चैप्टर है। ठीक, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, इस सब की स्कीम के बारे में आपको रवि का आंसर बताएंगे, कब से बैच लॉन्च होगी, कब से आपको कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी, हर एक चीज के बारे में, कब कितने बजे हमारा वीडियो लॉन्च होगा, आपको कब किससे बनना है, कि कितने बजे एक्टिव रहना है, इसके बारे में आपको रवि का आंसर बताएंगे। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी चीज कोई भी एग्जाम हो आपके बस से बाहर नहीं है, आप अभी फिलहाल बोर्ड की तैयारी के साथ साथ सीयूटी की तैयारी भी करते रहिए। रवि का आंसर रहिए। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि देवर्षि सर ने डिटेल में बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस किया, तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए विरासत एकेडमी के साथ। हम लोग आपके सपनों को साकार कराने में मदद करेंगे। और बात करते हैं हम लोग बैच की, तो हम लोग 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से आपको रेगुलर यूट्यूब पे क्लासेस देखने को मिलेंगी, यानी शाम 6 बजे, और 6 से 7 हमारा अकाउंट्स का, और 7 से 8 देवर्षि सर से क्लासेस मिलेंगे। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो आपको बने रहना है, आपके सपनों को हम लोग साकार बनाने में मदद करेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग हमारे चैनल को, विरासत एकेडमी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें, और प्यार आप लोग